सी 3 गलती हर क्लास 11 में आए हुए स्टूडेंट को नहीं करना है? कौन सी 3 गलती? पहली गलती, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। आपके पास एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों होने चाहिए। दूसरा, हर चैप्टर का अपना टफनेस लेवल डिफरेंट होता है, यानी आपको अलग तरीके से पढ़ना है। कुछ चैप्टर में न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, जैसे कि आपको क्लास 11 में ही मिलेगा, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स। कुछ चैप्टर में बहुत लर्न करना होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। तो सबके लिए एक जैसा मेहनत नहीं, सबके लिए मेहनत अलग अलग करना है। स्ट्रैटेजी भी आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, चाहे आप बोर्ड को आप फोकस कर रहे हो या फिर जेई नीट को। और अगर दोनों फोकस कर रहे हो तो दोनों की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होनी जरूरी है। इसके अलावा एक और में कितने पार्ट होते हैं? केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। आप केमिस्ट्री की स्टार्टिंग अब 11 से कर रहे हो तो आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री में एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीनों को पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 11 केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बच्चे इस चैप्टर को इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं, बट डोंट डू दिस मिस्टेक। इसमें वो छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत जरूरी बातें हैं, जिसपे बेस्ड है पूरा केमिस्ट्री आपका 11th एंड 12th का। तो पहला चीज क्या सीखेंगे कि मैटर क्या होता है। दूसरा हम क्या सीखेंगे कि केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं। वो लॉज क्या कहलाते हैं? केमिस्ट्री के पिलर्स कहलाते हैं। तो वो पांचों पिलर हमें समझना है, कंसेप्ट को समझ के अप्लाई करना है न्यूमेरिकल में, जो मैं आपको कराऊंगी। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, जहां पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे इन पांचों लॉज पे। फिर हमें क्या करना है? फिर उसके बाद हमें समझना है कि इन लॉज को हम अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी हर लॉ को मैंने रियल लाइफ एनालॉजी के साथ आपको समझाया है, ताकि आपको रटना कम पड़े और समझ आप ज्यादा सके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैटर। मैटर क्या होता है भाई? वो कोई भी चीज जिसके पास मास हो, जो कोई जगह घेरे, यानी ऑक्युपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। अब पानी है, हवा है, आप है, हम हैं, ये सब क्या है? मैटर, क्योंकि हमारे पास मास है, हम एक जगह को घेरते हैं। तो ये हो गई मैटर। अब मैटर में 2 टाइप के चेंज होते हैं, वो क्या क्या है चलिए देखते हैं। चेंज हो गया फिजिकल चेंज और दूसरा हो गया केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में देखिए आपको लिखा होगा कि ये रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे पानी जम गया तो बन गया बर्फ, और पिघल गया तो बन गया पानी। लेकिन इस बदलाव के दौरान पानी का फॉर्मूला H2O ही था, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज। वहीं आप देखिए ये अंडा है, अंडे को आपने गर्म तवे पे फोड़ दिया तो कुछ देर बाद ये हार्ड हो जाता है, पहले सॉफ्ट था। क्या इस हार्ड अंडे से आप सॉफ्ट में वापस जा सकते हो? जवाब है नहीं। तो जहां पर भी रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। जो रिएक्शन मेरी इरिवर्सिबल इन नेचर होती है वो जनरली केमिकल रिएक्शन, जनरली क्या 99% केमिकल रिएक्शन ही होती है। यहाँ पे जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ना, इसे आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर इन क्लास 12 केमिस्ट्री। इसे कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। वैसे इसे हम आगे पढ़ना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब आते हैं फिजिकल और केमिकल में कौन कौन से चीजें आ जाते हैं। जैसे कि फिजिकल चेंज में आता है कलर का चेंज, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज, डेंसिटी में चेंज, और केमिकल में आती है रिएक्टिविटी एंड फ्लेमेबिलिटी। ये फ्लेमेबिलिटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि कलर टेस्ट में आता है। जैसे वो ऐसे आगे पढ़ना है पर आपको पता होना चाहिए। अलग अलग एलिमेंट आग में जलते हुए अलग अलग कलर दिखाता है, जिसे हम कहते हैं फ्लेम टेस्ट। तो ये सारे क्या आ गए आपके? केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल रिएक्शन के बीच में डिफरेंस। चलिए अब आगे इंपॉर्टेंट केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज। वो पांचों लॉज क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से शुरू होता है। पहला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपने थोड़ा सा 10th में भी सुना था, जब हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करते थे फर्स्ट चैप्टर में क्लास 10th का। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता था कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन किस लॉ पे बेस्ड है।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बाकी लॉ और क्या क्या पढ़ना है आपको, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेलो-सिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये एक आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, एक आपको यहाँ भी मिलेगा। यहाँ हमें गैसियस वॉल्यूम वाला लॉ पढ़ना है। और फिफ्थ वाला है आपका एवोगैड्रो का लॉ। सामने आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए इसे पहले मैं आपको इसका थ्योरी बताती हूँ, मतलब स्टेटमेंट बताती हूँ, फिर मैं आपको जो पिक्चर दिखा रही हूँ ना इसको समझाती हूँ क्या है। देखिए, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी रिएक्शन में शुरू होते वक्त हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है जो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होगा। मास को आप क्रिएट नहीं कर सकते, मास को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास क्या रहता है, कांस्टेंट। तो चलिए केक बनाना सिखाती हूँ मैं आपको। केक बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, मुझे तो ज्यादा आता नहीं है, पर जो इमेज में देख रही हूँ मैदा दिया हुआ है, अंडे दिए हुए हैं और चीनी दिया हुआ है। तो ये जो मेरा रॉ मटेरियल है जिससे मेरा यहाँ आपका केक बन रहा है, तो मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट है और फिर इनसे मिलके क्या बना रहा है, मेरा केक। तो इसका जो भी मास होगा उतना ही मास किसका होगा, केक का होगा। तो वो क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस पे बेस्ड हम करते हैं न्यूमेरिकल। आपके सामने आ गया, when 5 gram of calcium reacts with 2 gram of oxygen it forms calcium oxide. Find mass of calcium oxide formed. चलिए लिखते हैं, कैल्शियम यानी Ca रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन O2, और क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। सब 5 ग्राम, ऑक्सीजन कितना दिया है, 2 ग्राम। पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा, कितना होगा, जितना मास होगा मेरे रिएक्टेंट का उतना ही मास मेरा किसका होगा, प्रोडक्ट का। तो 5 + 2 7 ग्राम। तो कहोगे मैम आपने बैलेंसिंग क्यों कराया, रिवाइज करा दिया भाई कैसे बैलेंसिंग करते। तो बैलेंसिंग तो हमेशा करके चलिए, जरूरत पड़े या ना पड़े। तो है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। हर लॉ का स्टेटमेंट याद होना चाहिए। नोट्स बनाते वक्त शुरू कीजिए लॉस के साथ और लॉस सारे एक एक करके लिखते जाइए। तो हमारा लॉ क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज हैज द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन द सेम फिक्स्ड रेशियो बाय मास नो मैटर वेयर इट कम्स फ्रॉम। चलिए शिकंजी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं। मैं दिल्ली से हूं तो यहाँ पे नींबू पानी को शिकंजी कहते हैं, कई जगह पे कोई और नाम से बोलते हैं। चलिए कमेंट में लिख के बताइए आप कहाँ से हो और आपके यहाँ पे नींबू पानी को कुछ और नाम से कहा जाता है क्या, मुझे बताइए। तो मान लीजिए आप कहीं दूसरे स्टेट में हो, वहां पे नींबू पानी को कोई और नाम से कहा, जैसे दिल्ली में शिकंजी कहा जाता है, पर बनाओगे तो वही चीज से ना, नींबू चाहिए, पानी चाहिए और क्या चाहिए, चीनी। तो कहीं से भी शिकंजी उठा के लाओ, कहीं से भी नींबू पानी उठा लाओ, नाम अलग अलग है कंपाउंड के, पर उसमें डलने वाले जो इंग्रेडिएंट है उनकी जो रेशियो है वो क्या होगी, सेम होगी। देखिए ऑलवेज फिक्स्ड रेशियो, और टेस्ट क्या होगा, सेम। अब चाहे 1 जार भर के नींबू पानी ले लिया या आधा ग्लास शिकंजी ले लिया, टेस्ट क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें यूज होने वाले इंग्रेडिएंट का रेशियो फिक्स है। ठीक है। अब देखिए ये नीचे बंदा केक बना रहा है, अब ये बंदा केक इंडिया में बनाए कि इंडिया के बाहर बनाए, देश में किसी कोने में बनाए, इंग्रेडिएंट तो सेम होगा ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेफिनाइट प्रोपोर्शन, यानी किसी कंपाउंड में पाए जाने वाले हर एक एलिमेंट का रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मूला क्या होता है, CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड कोल के बर्निंग से भी मिलता है और लाइमस्टोन को हीट करने पे भी मिलता है। चलिए लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है, कोल के बर्निंग, कोल यानी कोयला, कोयला यानी कार्बन, इसको बर्न करेंगे तो किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के, ऑब्वियसली खुले हवा में होता है। तो बर्न करने पे हमें क्या मिलता है, CO2 मिला।
दूसरा क्या बोल रहा है, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड पहले वाले रिएक्शन से मिल रहा है और दूसरे वाले रिएक्शन से भी मिल रहा है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी मिले। अब इन दोनों में देखो, कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का मास कितना है 32 ग्राम। अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूं 12/32, फर्स्ट केस में जो हमें कोल के बर्निंग से मिल रहा है, और दूसरे में भी कार्बन कितना है 12 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम, इनका रेशियो निकालो, क्या अलग होगा, नहीं होगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर एक और वर्ड भी यूज होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है। चलिए अब मैं आपको करवाती हूँ न्यूमेरिकल, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए, आपके पास 1.8 ग्राम किसी मेटल का दिया हुआ है, मेटल एक्स, इसको जलाया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसने दिया 3 ग्राम ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, एक केस हो गया। दूसरा केस में आपने 1.5 ग्राम उसी सेम मेटल का लिया और उसको फिर से हीट किया, चलो अब ऑक्सीजन की जगह स्टीम में हीट किया, तो आपको ऑक्साइड कितना मिला 2.5 ग्राम। आपको बताना है इस दोनों केसेस में या दोनों कंपाउंड के सिचुएशन में जो बन रहा है, ये दोनों कंपाउंड क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए पहले इसको लिखते हैं कि पहला केस 1 ब्लैक से लिखती हूं, मेटल मेरा क्या है नहीं पता, चलो इसको M लेती हूं, साथ में लिया ऑक्सीजन और मेटल क्या बना रहा है MO बना रही हूं। इन जनरल मुझे नहीं पता मेटल का ऑक्सीडेशन क्या है, ऐसे लिख रही हूं। तो मेटल का मास कितना दिया हुआ है केस 1 में 1.8 ग्राम और मेटल ऑक्साइड कितना मिला मुझे 3 ग्राम। अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, उसमें क्या था, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। तो यहां से हम इक्वेट करके क्या ऑक्सीजन का मास नहीं निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का मास कितना होगा 3 - 1.8 यानी कितना हो गया, ये हो गया 2 1 1.2 ग्राम निकल गया। अब रेशियो निकालो किसका, मेटल का और ऑक्सीजन का, जैसे हमने CO2 का निकाला था, कार्बन और ऑक्सीजन का। मेटल का मास कितना 1.8, अच्छा इसको थोड़ा मैं साइड से लिखती हूँ, जगह कम पड़ रहा है। तो मेटल का मास कितना 1.8 और ऑक्सीजन का कितना 1.2। अब आ जाओ केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में अगेन वही मेटल लेना है, फिर से उसका ऑक्साइड बनाना है, बन गया मेटल ऑक्साइड, बट अब की बार मेटल हमने कितना लिया 1.5 ग्राम और ऑक्साइड कितना मिला 2.5 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना मिला होगा 1 ग्राम, सीधा सीधा हिसाब है। अब इसमें फिर से हम बनाते हैं रेशियो M और O का, मेटल के साथ ऑक्सीजन का। मेटल कितना है 1.5/1, ठीक है। अब इसमें देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं, एक मिनट मैं रब करके जरा स्क्रीन को क्लियर कर लेती हूं। चलिए अब इसके कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। एक एक पोजीशन का डेसिमल है, यानी 10 हट गया, तो क्या बचा मेरे पास 18/12। 3 से काट सकते हैं या चलो 2 से काटते हैं, 2 6 12, 2 9 18, अब 3 से काटो, 3 3 9, 3 2, तो कितना आया 1.5, यानी केस 1 में रेशियो 1.5, केस 2 में रेशियो 1.5। यानी आप किसी भी तरीके से कंपाउंड को बनाओ, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है जिस रेशियो में पाए जाते हैं वो उसी में पाए जाएंगे, किसी और में नहीं पाए जाएंगे। थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट देखिए, दोबारा कह रही हूँ सारे लॉस को अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। इफ 2 एलिमेंट्स फॉर्म more than one compound, masses of one element combine with the fixed ratio of another element in a simple whole number ratio। मैडम क्या है समझ में नहीं आया, तो एक काम करते हैं, ये जो बगल में जो पिक्चर है ना जरा इसको देखो, ये तो समझ में आ रहा है, 2 कटोरी है, दोनों में ही चावल जैसा कुछ दिख रहा है। तो पहले कटोरी में चावल हमने 1 कप लिया और पानी लिया 2 कप, बन गया चावल गीला गीला। दूसरे कटोरी में लिया फिर से चावल 1 ही कप, लेकिन अब की बार पानी लिया 4 कप,
कितना लिया पानी, 4 कप। चावल को फिक्स रखा, चावल 1 कप ही लिया। पहले वाले में चावल 1 कप, पानी 2 कप, तो चावल बन गया गीला। दूसरे में चावल और पानी ही, बस उनके रेशियो को अलग कर दिया, पर अब भी मैंने चावल का रेशियो उतना ही रखा पहले वाले जैसा, पर अब क्या बन गया, और ज्यादा गीला या फिर खीर जैसा बन गया। पानी की जगह दूध डालते तो खीर ही बन जाता। तो दो एलिमेंट मिलके जब एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट पानी और चावल मिलके क्या बना रहे हैं, गीला चावल, तो एक में खीर जैसा कुछ, तब हम किसी एक एलिमेंट के मास को अगर फिक्स कर दे तो दूसरे एलिमेंट जो प्रेजेंट है दोनों कंपाउंड में, उनके मासेस के रेशियो क्या होंगे, होल नंबर में होंगे, माइंडेड होल नंबर में होंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देती हूं। ये ब्रेड है, उसके ऊपर आपने एक चीज लगाया, ये दूसरा ब्रेड है, इसमें आपने डबल चीज लगा दिया। कंपाउंड में, दोनों कंपाउंड में इमेजिन आपके एलिमेंट सेम है। क्या क्या एलिमेंट है, ब्रेड है, चीज है। पहली बार में एक ब्रेड एक चीज, दूसरी बार में एक ब्रेड दो चीज। तो ब्रेड का अगर मैं क्वांटिटी फिक्स रख दूं और चीज की क्वांटिटी का अगर मैं रेशियो निकाल दूं तो 1:2 बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। तो ये था हमारा इसका कंसेप्ट। अब इस पे हमें क्या देखना है, न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है, 2 samples of carbon dioxide are taken. Sample 1 contain 12 gram of carbon and 32 gram of oxygen. Sample 2 में 6 ग्राम कार्बन है, बताओ कितना होगा ऑक्सीजन उसमें। CO2 कहीं से भी बने, CO2 कहीं से भी बने तो उसके जो कंबाइनिंग रेशियो तो फिक्स होंगे, हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट में पढ़ा था। दूसरा लॉ में ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कह रहे हैं कि उनकी मासेस भी फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। अगर एक का मास मैंने फिक्स कर दिया, जैसे कार्बन का मास अगर फिक्स कर दिया तो ऑक्सीजन के मास का भी रेशियो फिक्स होगा। चलो इसको कैसे करते हैं हम देखते हैं। केस वन CO2, बढ़िया। CO2 में कार्बन कितना है, इधर लिखती हूं कार्बन, इधर है ऑक्सीजन। कार्बन हो गया 12 ग्राम, ऑक्सीजन हो गया 32 ग्राम। फिर केस 2, इसमें भी CO2 ही है बट इसमें कार्बन है 6 ग्राम। तो बताओ ऑक्सीजन होगा कितना ग्राम। ठीक है, तो यहां पे देखो कार्बन फिक्स नहीं है मास, तो कार्बन को फिक्स कर लेते हैं। तो 12 ग्राम के लिए अगर 32 ग्राम है तो 6 ग्राम के लिए कितना होगा पहले केस में। तो उसके लिए क्या याद करोगे, बचपन का यूनिटरी मेथड। 12 ग्राम के लिए 32 ग्राम, तो 1 ग्राम कार्बन हुआ तो कितना ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, 32/12। और 6 ग्राम कार्बन हुआ तो कितना लगेगा, 32/12 इंटू 6। तो 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 6 जा। तो 6 ग्राम कार्बन हम कैलकुलेट कर लिए कि दूसरे सैंपल में अगर 6 ग्राम कार्बन है तो वहां पे ऑक्सीजन कितना होगा, 16 ग्राम होगा। ठीक है, 30 और 16 का अगर हम 6 ग्राम फिक्स करें, इसका 6 ग्राम, इसका 32 ग्राम, इसका भी 6 ग्राम, इसके 6 ग्राम के लिए इधर कितना हो रहा है, 16 ग्राम। तो इसके भी 6 ग्राम के लिए कितना होगा, 16 ग्राम। देखिए इस 12 ग्राम से हम 6 ग्राम में आए, 6 ग्राम के लिए कितना आ रहा है, 16 ग्राम। तो अगले वाले कंपाउंड में जो कि CO2 ही है, तो उसमें भी कार्बन अगर 6 ग्राम हुआ तो ऑक्सीजन कितना होगा, 16 ग्राम। और 16/16 कितना होता है रेशियो, 1 इज अ होल नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ जो कि कहता है कि गैसेस ऑलवेज कंबाइन in terms of their volume। चलिए एक बार पढ़ के भी सुनाती हूँ। gases combine in simple whole number ratio by volume under similar condition of temperature pressure। चलिए यहाँ पे एक चीज लिखती हूँ, जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, ये है नाइट्रोजन जो कि गैसियस स्टेट में है, ये है हाइड्रोजन जो कि गैसियस में है, इससे बन रहा है अमोनिया जो कि गैसियस स्टेट में है। जब मेरे रिएक्शन के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो, गैसियस स्टेट में हो अगर, तब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, गैलुसैक्स लॉ।
और हम इसके मोल्स को चेक करेंगे। मोल्स कैसे हैं वो मिलेंगे हमें बैलेंस करने पे। N2 यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 3, यानी इसका 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 लीटर अमोनिया बनाएगा। तो ये किस पे मिल रहा है हमें, उनके वॉल्यूम से, उनके मोल से उनका वॉल्यूम मिल रहा है। तो मान लीजिए अगर मेरे पास 4 लीटर नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, 1 का 3 तो 4 का 3 गुना यानी 12 लीटर। तो अमोनिया कितना बनेगा, 1 का, देख रहे हैं 1 का 2 गुना बन रहा है। तो 4 लीटर का 2 गुना कितना होता है, 8 लीटर। ये कैसे मिला, हमें मोल्स से निकले। मोल्स हमें नहीं पता, चलो नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस करने पे ये नंबर तो आपको दिख रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू, बस बैलेंसिंग आता है ना। तो यहाँ पे अगर आपके गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो आपको उन्हें बैलेंस करने हैं और उनके सामने जो नंबर है वही उनके वॉल्यूम की क्वांटिटी भी है। करने पे H2 प्लस O2 बना रहा है H2O, तो 2 लगा दिया तो ये हो गया 2, यानी 2 लीटर ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन 1 लीटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, 2 लीटर वाटर। तो ये बैलेंसिंग से हमें मिलता है जब सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, गैसियस स्टेट में। ये हो गया आपका लॉ, आपके एनसीईआरटी का ही है। तो देखिए क्या कह रहा है, 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस। चलिए अभी हमने इसको देखा भी है। डाइहाइड्रोजन यानी H2 जो कि गैसियस स्टेट में होता है, डाई ऑक्सीजन मीन्स O2, डाई यानी 2 होता है, और इससे क्या बन रहा है आपका वाटर, ठीक है। एक्चुअली ये गैसियस फॉर्म में बनता है क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये हो गया 10 वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, LTR लिख देती हूँ, ये 5 दे देती हूँ। तो आपसे पूछा ये कितना बनेगा, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये 2 तो ये बैलेंस है, तो हर 2 के लिए 2 बनेगा वाटर, तो 10 के लिए कितना बनेगा, 10 लीटर बनेगा H2O, ठीक है। लॉ, एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि ये जो बसेस है, ठीक है, अब ये लोग कहीं से भी हो, दिल्ली से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, मुंबई से हो, गोवा से हो, उतने ही लोग बैठ सकते हैं जितने की इस बस में सीट होगी। उससे ज्यादा नहीं बैठ सकते, कम बैठ सकते हैं पर ज्यादा नहीं बैठ सकते, चाहे वो कहीं से भी हो, क्योंकि ये बस का वॉल्यूम फिक्स है। तो कोई अगर 2 गैसेस है, जैसे ये गुब्बारा लेती हूं, ठीक है, अच्छा नहीं बन रहा है पर ठीक है समझ में तो आ रहा है, 2 गुब्बारे बन रहे हैं, दोनों की अगर वॉल्यूम फिक्स है, मतलब गुब्बारा ज्यादा बढ़ नहीं सकता है, मान लो फिक्स है, दोनों की अगर वॉल्यूम फिक्स है, पर दोनों में मैंने गैस अलग रखा, हाइड्रोजन रखा और एक में मैंने मानो हीलियम रख दिया, और मैंने टेम्परेचर और प्रेशर को नहीं चेंज किया, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम विल बी इक्वल, ठीक है। ये है एवोगाड्रो का लॉ।